Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आपने देखा था मैक्रोनी को भी बोल दिया था, साउथ अफ्रीकन को भी बोल दिया था, सबको उसने गाली गलौज करता। ही डजंट केयर। एक चीज है ट्रम्प के, इक्वल अपॉर्चुनिटी अब्यूजर जो मिल जाए। हम लोग कल बात कर रहे थे कि वो ना एक किस्म का डीलर है, अब वो कैसे भी उसको अपना काम निकालना है। बिल्कुल सर, तो वो कभी धमकाएगा, कभी पुचकारेगा, कभी कुछ करेगा अपने काम के लिए, किसी को भी दुश्मन को भी दोस्त बनाएगा। अच्छा, मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाना, उसकी ईगो कितनी पंप कर दी होगी 100%। अब वो उससे जैसे पब्लिकली की है, प्राइवेटली गाली दी है। हाँ, पब्लिकली 4 लोगों के नाम सामने आए सर जो उस मीटिंग में थे। एक स्टीव विटकॉफ, जो इनका मिडिल ईस्ट के लिए रिप्रेजेंटेटिव है ट्रंप का, उनका बहुत करीबी यार है और शायद उसका गोल्फ पार्टनर है। दूसरा इनका जो है मार्को रूबियो, जो इनके स्टेट सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सरकार की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये अमेरिका की तरफ से थे। और इधर से कौन था पाकिस्तान की तरफ से? आसिम मुनीर और आसिम मलिक, उसका आईएसआई चीफ। मतलब अमेरिकी लोग जो है वो आर्मी चीफ और आईएसआई के चीफ से बात कर रहे हैं, उसमें कोई सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं। ये अनप्रेसिडेंटेड है। एक बाहर खड़ा होकर जूते साफ कर रहा था, अंदर कोई सिविलियन नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट किसके हाथ में है और किसकी वजह से चलती है। अगर आपको याद हो ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट, उन्होंने पहले तो कहा हम ईरान को बहुत सपोर्ट करेंगे, फिर यह भी कहा कि सारे मुस्लिम कंट्रीज को यूनाइट करना चाहिए इजराइल के अगेंस्ट। फिर शहबाज शरीफ ने भी फोन किया ईरान के प्रेसिडेंट को, मसूद को, और कहा कि हम आपके सपोर्ट में हैं। और उसके बाद मुनीर का लंच हुआ। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स क्या स्टेटमेंट देते हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और जैसे कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे एम्बेसडर साहब बोल रहे थे कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और जब जब इंटरेस्ट बदला अमेरिका, तब तक दोस्त से दुश्मन, दुश्मन से दोस्त। ये वही ट्रंप है सर जिसने कहा था कि पाकिस्तान इज अ हेवन ऑफ टेररिस्ट। वगैरह हम पाकिस्तान की दुविधा की बात कर रहे हैं, तो वो उम्मा का क्या हुआ? बिल्कुल, वो जो इस्लामिक उम्मा का हिस्सा नहीं है क्या? अमृतसर के छोले खाने गए ना, और जो इस्लामिक बॉम्ब बनाया था इन्होंने ये कहा था कि ये बॉम्ब जो है मुस्लिम उम्मा के लिए। और उसी का ही हिसाब देते हुए जनरल, जो कि ईरान के जनरल थे, उन्होंने कहा था कि हमें कुछ होता है तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पे फटेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब और भी है, वो है WLF। ये WLF एक ऐसी कंपनी है जो कि क्रिप्टो में डील करती है। 60% इसका फैमिली इंटरेस्ट है उसके अंदर, उनके लड़के, डोनाल्ड ट्रंप के लड़के का असली एटम बॉम्ब तो वो है। और स्टीव विटकॉफ का लड़का भी है उसके अंदर, और वो आए थे मीटिंग के लिए। स्टीव विटकॉफ का लड़का पाकिस्तान आया था एक क्रिप्टो डील करवाने। करेक्ट। और कौन था उसके अंदर? शहबाज शरीफ भी था और हमारे ये ट्रंप अमेरिका को कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहा है सर। 100% CEO है वो। देखिए, ऐसा है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है। बिल्कुल, वो प्रेसिडेंट बनने से पहले भी बिजनेसमैन था, प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो बिजनेसमैन ही है। और वो हर एक जगह अपना इन्वेस्टमेंट करेगा जहां उसको कोई फ़ायदा होगा। और जहां तक अभी मुनीर का सवाल है, अभी 4-5 मुद्दे हमने पहले भी इसकी चर्चा करी थी। क्रिप्टो करेंसी, मिनरल वेल्थ इन बलूचिस्तान, साथ में टू डाउनग्रेड द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ऑन पाकिस्तान। थर्डली, जो इनका ऑपरेशन चल रहा अगेंस्ट ISIS खुरासान, उसमें पाकिस्तान की मदद कर भी रहे हैं। इसलिए कुरिल्ला ने बोला है हमारा बड़ा एक ऐसा देश है जो लगातार काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में लगा है, और इतने हजार इन्होंने अपने लोग सेक्रीफाइस कर लिए। और साथ में अब ईरान के माध्यम से इनके एयरफील्ड्स, इनका जो स्पेस, एयर स्पेस का इस्तेमाल, वो सारी चर्चे इसके अंदर चली। और ख़ास करके क्या है कि जो मिस्टर ट्रंप हैं, उन्होंने मुनीर को बोल दिया यू हैव नो चॉइस, इफ यू आर सर्वाइविंग टुडे एज द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, इट इज बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ USA। अगर आपको पैसा मिल रहा है वर्ल्ड बैंक से, IMF से, आपको FATF में नहीं रखा है, वो हमारी कारण है, यू कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम। नहीं तो उसमें अब इनकी जो पब्लिक ओपिनियन है पाकिस्तान की, विच इज टोटली एंटी इजराइल, और इस वक्त वो ईरान के साथ हैं, वो मैटर नहीं करेगी इसके लिए? पब्लिक ओपिनियन तो एंटी आर्मी भी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, तो पब्लिक को कौन मानता है वहां? पब्लिक तो बूट के नीचे रोता है वो मुनीर। ठीक है, तो जहां तक मुनीर का सवाल है, ये पहले भी आया था अमेरिका, कब? इमरान खान के समय, और वापस आके इमरान खान को अरेस्ट करके जेल में डाला, फिर इलेक्शन हुए, तब भी अमेरिका गया था। बिल्कुल अमेरिका गया था, आप ढूंढ लीजिए आप।
और इसको बोला गया था यू रिमूव इमरान खान इज गेटिंग टू बिग फॉर हिज बूट्स। अरे दिस आई डिडंट नो। ये तो मालूम है कि अमेरिका ने हटवाया इमरान खान को, बिल्कुल, लेकिन इसको बुला के करवाया ये काम, ये नहीं। यस, वो तो खुलेआम करते हैं हर चीज। लेकिन देखिए सर, एक और दुविधा बता देता हूं, फिर आपको बताता हूं। अब एक और आपको दिखा रहा हूं, इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, वो डिफेंस मिनिस्टर, राइट, उनका उसका बयान है। अब इन्होंने कहा साहब कि पाकिस्तान को कह दिया अमेरिकियों ने कि भाई ईरान पर हम जंग करने जा रहे हैं, और तुम्हें क्या करना है एक और बता दें, तुम वहां से तेल और गैस नहीं लोगे ईरान से, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। हम भी पहले उससे बहुत लेते थे, लेकिन सैंक्शंस जब लगी हुई थी तो हमारे ऊपर भी प्रेशर आया, हमने उससे जो है तेल लेना कम कर दिया है। अब इसके बाद पाकिस्तान खुल के ये कह रहा है कि साहब हमें आपने धमका के कह दिया कि ईरान का तेल नहीं लेना, गैस नहीं लेना इससे, तो फिर ये भी बताओ हम लें कहां से जा करके? ये हमारे पड़ोस में था, मेरा सबसे सस्ता जुगाड़ था ये तेल और एनर्जी नीड्स का, मैं इसके बाद कहां जाऊं? सुनिए जरा। अगर हमें इसके ऊपर पाबंदियां लगाता है या इसको कहता है कि इसको ना करो, तो उसका ऑल्टरनेट भी तो बताए ना। अगर हम एक अपने हमसाये से गैस लेना चाहते हैं तो उसको वो कहते हैं कि ना लें क्योंकि वो पाबंदियां लगी हुई हैं और उसकी पादाश में हम पे भी पाबंदियां लग जाएंगी, तो उसका ऑल्टरनेट भी बताएं। इस चीज़ को जो है, मैं जब 2008 में पेट्रोलियम मिनिस्टर था उस वक्त से ये सिलसिला चल रहा है, तो ये पाबंदियां लगाते हैं और उसका कोई हल नहीं बताते कि हम क्या अल्टरनेटिव करें। फिर अगर हम हमसायों से गैस नहीं ले सकते तो क्या अल्टरनेटिव करें? ये अमेरिका को ये भी तो सोचना चाहिए। सर, इनकी हालत मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि इनके मुंह में ठूसेगा अमेरिका डॉलर और पीछे से बाम मरोड़ेगा, कहेगा जहां मैं कहता हूं वहां चल। मैंने सोचा पीछे देखो, कुछ और सच्चाई ये है कि सौरभ होगा यही, क्योंकि जो अमेरिका कहेगा पाकिस्तान वो करता है। हिस्ट्री गवाह है कि जब भी अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान को उसने हथियार भी दिए, F-16 जैसे 83 के करीब एयरक्राफ्ट भी दिए। अब जो ये सच्चाई कह रहा है ख्वाजा आसिफ, इसको समझना चाहिए। जब ये 2018 को JCPOA से अमेरिका निकला था, ट्रंप 1.0, तो उसने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी थी। भारत 28% ऑयल लेता था ईरान से, और वही बात सच्चाई नज़दीक भी था, और हमारी जो इंडस्ट्री थी वो ट्यून्ड अप थी, मगर हमने 0% कर दिया था। तो ये सच्चाई, ये बच कैसे गया पाकिस्तान उस समय? और दूसरा, हमने एक ही काम कहा था कि चाबार पे आप काटसा नहीं लगाएं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए भी और हमारे लिए, क्योंकि वो अफगानिस्तान को कनेक्ट करता बाईपासिंग पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट, जिससे वो मान गया था। अब बात आती है कि जो जिस प्रकार से अमेरिका कैसे यूज करेगा पाकिस्तान को, यह सच्चाई है। पाकिस्तान का यूज करेगा अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है, वहां पर पब्लिक ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी जो चाहेगी वही होगा, और पाकिस्तान की आर्मी को पता है उसका इंटरेस्ट कहां है। उसका इंटरेस्ट है इकोनॉमिक, क्योंकि अमेरिका के बगैर ना उसको IMF ना इसको वर्ल्ड बैंक से, और कभी भी ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट पे डाल सकता है। और अगर वो साथ देता है तो ये सब फायदे होंगे उसको, और उसके अलावा उसको जो पिछली बार डिफेंस बजट में इनको दिया जाता था $400 मिलियन पर साल, वो भी मिलेगा। तो मुझे लगता है एक विन विन सिचुएशन की तरफ देख रहा है। और आप बड़ा ठीक बोला कि इकोनॉमिक भी है, क्रिप्टो जो करेंसी का डोनाल्ड ट्रंप का लड़का वो इंटरेस्टेड है। और दूसरा एक ये मिनरल्स की बात सुनो कि जो इसके पास भी मिनरल्स हैं पाकिस्तान में, वो हैं गिलगित बाल्टिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में, जो क्रिटिकल मिनरल, वो भी परमिशन दे रहा है कि आप। एक एस्पेक्ट सर और रह गया इसमें, आपने बड़ा अच्छा बताया कि मतलब अमेरिका इसका क्या क्या इस्तेमाल करेगा, और सर ने इतिहास से बताया कि यूज एंड थ्रो, ये हमेशा हुआ पाकिस्तान के साथ, इस बार भी उसके साथ यही होगा। और उम्मा केवल एक नोशनल चीज है, हकीकत में उम्मा जैसा कुछ नहीं है, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा देशों का आपस में ऐसा कोई भाईचारा नहीं है। एक चीज और सर, कि मान ले हम लोग ने ये चर्चा की थी कि अगर ये रिजीम हट जाती है आयतुल्ला की तो क्या होगा वहां पर। हाँ, ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर और मिलिटेंट ग्रुप्स नहीं हैं या हथियारबंद ग्रुप्स नहीं हैं जो कि ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहेंगे। जैसे एक है जुंदुल्ला, ये जुंदुल्ला ईरान के अंदर भी है, ये रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाता है वहां पर, पीपल्स रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफ ईरान, और ये इनके खिलाफ है, आयतुल्ला के खिलाफ है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बड़े क्लोज लिंक हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान में भी एक जुंदुल्ला है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर बैल साहब अग्री करें, कि जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अफगानिस्तान का तालिबान था तो यह पाकिस्तान में भी पैदा हो गया,
और आप जान रहे हैं कि वो कितना परेशान करता है पाकिस्तान को। ऐसे ही अगर ये एनार्की और एक सिविल वॉर की सिचुएशन जिसमें सारे मिलिटेंट ग्रुप्स जो है अगर ईरान में लड़ने लगे आपस में, तो इसका फॉलोआउट पाकिस्तान पर फिर होगा और फिर एक नई किस्म की बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ISIS-K जो है, खुरासम है, उसका कहां पे है इसका मेजर एलिमेंट? इसका मेजर एलिमेंट अफगानिस्तान के नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन में है, ईरान में है। ईरान का नॉर्दर्न और पूरा ये जो ईस्टर्न रीजन है उसके अंदर है, साथ में जितने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उसके अंदर है, चाहे वो कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, कर्जिस्तान, उन सब में थोड़ा थोड़ा एलिमेंट है। और ये बहुत बड़ा ISIS-K इस समय सबसे घातक आतंकी संगठन है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो लिंक की हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने उनका एक टेररिस्ट को दिया था, तो उसके बाद से इनकी दोस्ती में थोड़ा सा बदलाव आ गया। लेकिन जितने भी टेरर एलिमेंट्स हैं, और उसको किसने फंडिंग की थी? ISIS-K ने, अमेरिका ने फंडिंग की थी और सऊदी अरेबिया ने किया था। अमेरिका ने बनाया था उसको, और किसने मदद की थी? पाकिस्तान ने मदद की थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि जो इन्होंने जिन खड़े किए हैं वो इन्हीं को खा रहे हैं। पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूं ईरान के बारे में। ईरान में एक चीज होती है कि जिसको भी उन्होंने बनाना, अगर रजीम चेंज की बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर कोई भी खमैनी को चेंज करना है तो उसका सक्सेसर कैसे आएगा, उसके लिए एक होती है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, और ये होती है 88 मेंबर्स की सीनियर क्लेरिक्स की। वो डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम लीडर होगा कि लीडरशिप काउंसिल होगी। और बहुत सारे वहां पे हैं जो इसमें आना चाहते हैं। हम तो हमेशा मुश्तबा की बात करते हैं, मुश्तबा खमैनी, लेकिन और भी बहुत है। अली असगर हिजाजी, मोहम्मद गोपाल यागानी, अली अकबर वेलायती, कमल खजारी और अली लंजियारी। ये अली लंजियारी जो है, इनका सबसे पीछे से मनूवर करने वाला है, जो एकदम इंडिपेंडेंट, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है आर्मी के साथ भी, खमैनी के साथ भी। आपने ठीक कहा, बहुत सारे लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सब नाम इनका मतलब तब है अगर वहां कुछ ऐसा करने लायक बचेगा। बिल्कुल। इनको डर भी इमरान खान से अभी भी काफी है सर। गिरफ्तार तो उसको किया था, पाकिस्तानियों को इसको गिरफ्तार किया था दिसंबर 23, तभी नहीं, अर्लियर देन दिसंबर 23 से पहले मुनरिया गया था वॉशिंगटन, फिर दिसंबर 23 बोला कि इसको बाहर मत आने देना। फिर ये इस पर सर आगे बात करें, मैं ब्रेक के लिए मजबूरी है रुकना। ब्रेक हम ले रहे हैं। अभी जो सर बात कह रहे थे इमरान खान से क्यों अभी भी डर है उसको जेल में डालने के बाद। अच्छा, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ बात कही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ये मुझे फ़ोन आया था सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर का, और उसने कहा कि मैं बोल दूं इंडियंस को कि आप लोग नहीं, आप लोग अब रुक रहे हैं। कुछ बातें वो कह रहा है, सुनाएंगे आपको, उसका भी एक अलग डायरेक्शन है। लौटते हैं जब। यूएई ने भी मध्यस्थता की थी, ईरान ने भी आज की थी। ये बहुत बड़ी न्यूज़ चली हुई है बाकी चैनल में, ये दोनों ने नहीं सर, वो सऊदी अरेबिया का जो फैजल प्रिंस है ना, उसने रिंग किया इनको, पाकिस्तान को, करते हैं और पाकिस्तान को बोला इफ़ यू आर ऑन द सेम पेज शैल आई टॉक टू इंडिया। दे सेड यस, खुद बोल रहे हैं यस वी वांट पीस, आप बात करो। तो वो कह रहा है कि सऊदी ने भी की हमें हेल्प और अमेरिका ने।